तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। हेलो 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 एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज़ राहुल परमार। वेलकम टू डिफेंस वाला। क्या हाल चाल है सभी लोगों के? और क्या शेरो, कैसे हो? बोलो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कल के लिए आप लोगों की क्लास मुझसे छूट गई थी। कारण एक्चुअल में ऐसा है कि मेरे अंकल का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भोपाल गया था मैं, वहाँ पर पूरा समय ऑक्यूपाई हो गया हॉस्पिटल में, तो कल मैं नहीं ले पाया। बट आज मैं आप लोगों की 2 क्लास ले दूंगा। चिल। पहले तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम बंद करेंगे यार, बहुत बड़ा लेक्चर है। एक्चुअल में क्या इसमें फोटोग्राफ अच्छे तो थोड़ा चल जाता है। और दूसरा जो लेक्चर होगा हमारा, द सेकंड वन विल बी ऑफ अर्थक्वेक, राइट? तो अर्थक्वेक को हम सेकंड पढ़ेंगे 6 बजे से। 6 बजे आना सभी, 6 बजे आना सभी। ये बात याद रखना। ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत होती। पता पहले क्या होता था, जब दिवाली की छुट्टी आती थी और दशहरे की छुट्टी आती थी, ये छुट्टियाँ बड़ी बड़ी होती है। मतलब हमारे भारत में कम से कम 4-5 दिन 6 दिन के बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। तो छुट्टी मिलने के बाद जो बाकी के संस्थान हैं, कोचिंग है, वहाँ पर एक बात जाती थी कि द क्लासेस विल गोइंग टू रिज्यूम फ्रॉम 22 अक्टूबर या फिर 27 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर, जब से छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली रहती। ऐसा होता था कि क्लासेस विल रिज्यूम फ्रॉम 23 नवंबर। और मैं जब पढ़ाता था ना, मैं गांव में पढ़ाता था, फ्री में पढ़ाता था बच्चों को, जब मैं वहाँ पे था मेरे होम टाउन में। तो मैं उनको ये बोलता था, आएगा ना, मतलब हमारी छुट्टी की जो डेट है वो ऐसे डिसाइड होती, पक्का आएगा, देख भाई आएगा। तो वैसे ही आज 6 बजे की क्लास के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आओगे ना। जियोमॉर्फोलॉजी की ऑलमोस्ट लास्ट ही क्लास है। नहीं, इसके बाद अभी अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के बाद सुनामी और वोल्केनो है, तो इनको भी कंप्लीट करेंगे। सर आज 4:30 पे कहाँ क्लास लेंगे आप? 4:30 पे थोड़ी ना लूंगा मैं। अभी मैं लूंगा आपकी कितने बजे से है? ये कितनी बजे अभी? हाँ 3 बजे से। 3 बजे वाली अभी लूंगा, जो आपको मैं छोड़ दूंगा 4:15 4:20 तक, ताकि आप अपनी अगली क्लास के लिए रेडी हो जाओ। फिर उसके पश्चात अगली क्लास के लिए मैं आऊंगा आपके पास 6 बजे। आना है ना, 6 बजे आना। तो 6 बजे होगी हमारी अगली क्लास, और उसके अंदर हम आगे की चीज जानेंगे। शिवम राजपूत, हैप्पी बर्थडे सर। सुधर जाओ, बड़े हो जाओ। हमेशा दिन शुरू हुआ नहीं, इनकी मस्ती चालू हो जाती। अभी दिन की पहली क्लास है, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। हैप्पी बर्थडे सर। कोई वो नहीं कि सर हमें ये पढ़ा दो, हमें वो पढ़ा दो, मुझे ये पढ़ाई कौन जो डाउट आए, डोंट टॉक टू मी। चलिए मेरे भाई, तो आज की क्लास के अंदर हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस के 3rd चैप्टर को यानी 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको रनिंग वाटर टोपोग्राफी एंड साथ ही साथ ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी पढ़ा दी थी। परफेक्ट जी गुरुजी, आपने पढ़ा दिया था। रनिंग वाटर को मैंने एक नाम भी दिया था, फ्लूवियल लैंडफॉर्म। क्या नाम दिया था? फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल मतलब जो फ्लो से बने, फ्लूवियल लैंडफॉर्म। इसका मैंने एक माइंड मैप भी बना के दिया था। ऐसा मत बोल देना मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहां पर रिवर टेरेस क्या होते हैं, वाटरफॉल क्या होती, कास्केट्स क्या होते, पोर्ट होल्स क्या होते, प्लंज पुल क्या होते हैं, वी शेप्ड वैली, कैनियन, गॉर्ज क्या होती है, इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में पॉइंट बार, नेचुरल लेवीज, फ्लड प्लेन, एलुवियल फेन्स, इन सभी के बारे में बताया था। आज की क्लास के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजें देखेंगे। ग्राउंड वाटर भी हो चुका था, अब ग्लेशियर से। तो देखो भाई, ग्लेशियर से जो इरोजन होता है ना, वो बाकी के सारे इरोजन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? पहले तो तुम लोग को चुप करना पड़ेगा। जवानों, मौन रूप में आ जाओ, अभी बैठे बैठे सावधान हो जाओ और आराम से पढ़ो। तो
ग्लेशियल टोपोग्राफी सर बाकी के सब में इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? पहले तो ये जानो बाकी की क्या होती है। आगे पार्ट पीछे सपाट हो चुका होगा कि पीछे का कुछ याद है? एक तो क्या वीक में क्लासेस का वो थोड़ा दूर हो जाता है, उस वजह से शायद ऐसा हो, बट फिर भी जानिए पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि इरोजन करता रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, सी वेव और विंड्स। ये 5 इरोजन के लैंडफॉर्म बताए थे और इन पांचों में से मैं आपको रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर पढ़ा चुका हूं। आज मैं तीसरे लैंडफॉर्म की तरफ आ रहा हूं एंड दैट विल बी द ग्लेशियर। अब आप बता रहे हो राहुल सर कि ग्लेशियर का इरोजन इन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए बेटा कि जब ग्राउंड वाटर इरोजन करता है तो ग्राउंड वाटर, वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है और जमीन सॉलिड है, तो सॉलिड लिक्विड का कांटेक्ट होता है। जब रनिंग वाटर इरोजन करता है तो वाटर अगेन लिक्विड है, जमीन सॉलिड है, तो यहां पर सॉलिड लिक्विड का कांटेक्ट होगा। जब सी वेव इरोजन करेगी तो सी वेव का जो वाटर होगा वो लिक्विड होगा और जमीन सॉलिड होगी। जब विंड इरोजन करेगी तो विंड गैस होगी और जमीन सॉलिड होगी। तो इनके कांटेक्ट से ही बैठ नहीं पाते इतने, जितना कि सॉलिड सॉलिड का कांटेक्ट होता है। समझ रहे हो? तो ग्लेशियर जो होता है वो सॉलिड होता है। तो जब सॉलिड ग्लेशियर नीचे की तरफ जाता तो ट्रेमेंडियस इरोजन करता, मतलब खतरनाक इरोजन करता है। तो इरोजन बाय ग्लेशियर इज ट्रेमेंडियस बिकॉज फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द वेट ऑफ आइस। बर्फ के वजन से फ्रिक्शन होता है। अब देखो ये नीचे की तरफ ग्लेशियर आ रहा है, धस रहा है, क्या होता है कि नदी बहती रहती है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि नदी बह रही है, जून जुलाई का समय है, बरसात हुई है, फिर उसके बाद सितंबर आया, अगस्त आया, सितंबर आया, अक्टूबर आया, बढ़िया है माहौल, नदी बह रही है। नवंबर दिसंबर जब आता तो पारा जाता माइनस में, और जब पारा माइनस में जाता है तो ये बहती नदी जम जाती है। और जब बहती नदी कब तक जमी रहेगी? मार्च तक, क्योंकि मार्च में सूरज आएगा ढंग से और फिर थोड़ा अप्रैल मई में गर्मी करके इसको पिघलाएगा, तब तक ये जमी रहती। तो जब तक ये जमी रहती तो ये ग्लेशियर का फॉर्म ले लेती। ग्लेशियर मींस जब फ्लोइंग वाटर, या फिर आप ऐसे समझ लो बर्फ की नदी, बस। ग्लेशियर में डिफरेंस है। ग्लेशियर्स, आपका आइस शीट्स, आइस कैप्स जो आपने पढ़ा, स्नोफॉल, इन सब में और ग्लेशियर में अंतर है। ग्लेशियर जो फ्लोइंग वाटर जम जाए, यानी बहते हुए पानी जब जम के एक बर्फ की नदी बन जाए, उसे ग्लेशियर बोलेंगे। तो जब ये ग्लेशियर नीचे की तरफ धंसता है, क्या होगा? जब मार्च आएगा तो मार्च में तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ये पानी ने जो एक दूसरे को बर्फ के फॉर्म में बांध रखा है ये वीक होगा, गर्मी बढ़ेगी, बर्फ वीक होगी, और वीक होते ही नीचे की तरफ धंसेगी, धड़ाधड़ ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो जब वो धड़ल्ले से नीचे की तरफ आएगी तो अपने साथ साथ चट्टानों को तोड़ेगी, और जब तोड़ेगी तो अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स का निर्माण होगा। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये गलती से खुला है, हम देखेंगे इतने तरह के लैंडफॉर्म। अब ये कौन कौन से हैं सर बताइए? देखिए, एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर अलग अलग आकार की लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई दे रही, भू आकृतियां हमें दिखाई दे रही। तो इन भू आकृतियों को देखना है। सबसे पहले एक सर्कुलर डिप्रेशन जो आपको मिले। सर्कुलर डिप्रेशन मतलब कि ये देखो, ये पूरा सर्कुलर एक गड्ढा बना, ये सर्कुलर एक गड्ढा बना, ये यहां एक सर्कुलर एक गड्ढा बना। तो इस तरह के जो सर्कुलर डिप्रेशन बनते हैं पहाड़ों के ऊपर, इन सर्कुलर डिप्रेशन को हम बोलते हैं सर्क। इन सर्कुलर डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? सर्क। ये जो दिख रहा सर्कुलर डिप्रेशन, सर्क, ये दिख रहा सर्क। और देखो, अब बर्फीला इलाका है, गर्मी होना भी आसान है धरती के ऊपर, तो गर्मी होते ही पानी बनेगा। तो कभी कभी जब बर्फ पिघलती है और इस गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को हम बोलते हैं टार्न लेक। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, टार्न लेक। टार्न कब कहलाएगा? जब पानी इकट्ठा होगा। अगर पानी इकट्ठा नहीं है तो सर्क कहलाएगा। जैसे ये सर्क, ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, ये भी सर्क है। जो जो पहाड़ों पर ऐसे डिप्रेशन बने, अगर उस डिप्रेशन में पानी भर गया, पानी ढोल दो, पानी भर गया, तो पानी भरते ही क्या कहलाया? वेरी नाइस, टार्न लेक। क्या कहलाया? टार्न लेक। अब टार्न लेक एक बने, ये भी कोई आम बात नहीं कि एक ही लेक बना। अरे पहाड़ में 3-4 गड्ढे हुए, 3-4 तालाब बन जाएंगे। तो जैसे ग्लेशियर पहाड़ को गड्ढा करता है तो सर्क बन जाता है, उस सर्क के अंदर 2-3 ऐसे डिप्रेशन बन जाते हैं। तो टार्न लेक एक यहां भर गया, एक यहां भर गया, एक यहां भर गया। जब 2 से 3 टार्न लेक भर जाएंगे, ऐसे सीरीज ऑफ टार्न लेक को हम ज्योग्राफी में बोलते हैं पेटरनोस्टर लेक। तो पेटरनोस्टर लेक टार्न लेक का एक बड़ा फॉर्म है। टार्न लेक अगर एक वचन है और बहुवचन में लेकर के जाओगे, 3-4 टार्न लेक कर दोगे, तो उसको पेटरनोस्टर लेक बोलेंगे। तो एक ही चीज, 3 चीजों का उत्पादन। सबसे पहली आपकी आई सर्क। सर्क इट मींस द डिप्रेशन ऑन द माउंटेन। वेरी गुड सर। दूसरा, इफ द वाटर गेट एक्यूमुलेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ द माउंटेन, वी कंसिडर्ड इट एज अ टार्न, and there are series of turn, then we considered it as a paternoster lake. Very simple, perfect है। तो ये आया। फिर क्या होता है? एक तो वैली हम ऐसे पढ़ के आए, ये पर एक वैली ऐसी होती है जो पहाड़ों पर बनती है। तो जो पहाड़ों पर लटकते हुए, मतलब वैली के ऊपर जो वैली लटकती हुई दिखाई दे, उसे हैंगिंग वैली, उसे हैंगिंग वैली। बताओ
कितना समझ में आया? प्लीज रिमूव दिस, एंटर, नो, व्हाट, चल जा भाई। कट क्यों नहीं रहा? सैंड पेपर से इसको करना पड़ेगा। नाइन्टी 94% को समझ में आया। अब देखो मैं आपको एक बेहतरीन चीज सिखाता हूं। ये फौज में जनरली किया जाता है कैडेट्स के साथ, सैनिक के साथ। उनको पहले ना बहुत आराम से समझाया जाता है। उनसे पूछा जाता है आया समझ में? वो बोलते 94% आया। आया जनाब। अब आगे की बात देखते हैं कि साहब का आगे का हुक्म कैसे आप मानते हो। देखो सेम है ना, सेम टॉपिक है। हट जाओ। चलो अब दूसरा पॉइंट देखना है ना। देखिए बेटा क्या होता है, ये बड़ी, ये यहां रहो, तुम यहीं रहो। देखो क्या होता है कि पहाड़ों के ऊपर जो डिप्रेशन बनता है, उस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? दैट वन। इसे हम बोलते हैं सर्क। दिखाई दिया जी गुरुजी? दिखाई दिया। और सर्क के अंदर जब पानी भर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं गुरुजी? टार्न लेक। और जब ऐसे सीरीज ऑफ टार्न लेक हो जाए 1 2 3 तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेटरनोस्टर लेक। पेटरनोस्टर लेक क्लियर है? जी सर जी क्लियर है। सर्क क्लियर है? जी सर जी क्लियर है। सर्क के अंदर आपने क्या बताया? पहाड़ों के ऊपर बना हुआ ग्लेशियर से कटा हुआ डिप्रेशन, वो सर्क हो गया। यहां पर आपको सर एक और चीज बताना चाह रहे कि पहाड़ का जो नुकीला हिस्सा होता है, जिसे हम शिखर कहते हैं, पीक कहते हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट, तो ऐसे जो नुकीले हिस्से होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं हॉर्न। हॉर्न, ये देखो हॉर्न। हॉर्न जो पहाड़ों का नुकीला हिस्सा है उसे हॉर्न बोलेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया? पहला हॉर्न, नुकीला हिस्सा। दूसरा मैंने आपको बताया सर्क, द सर्कुलर डिप्रेशन। तीसरा मैंने आपको बताया द सीरीज ऑफ लेक। जैसे एक लेक तो टार्न लेक, और 1 2 3 टार्न लेक तो पेटरनोस्टर लेक। अब देखते हैं बेटा, ये समझ में आया? पक्का चाय पीना भुलाएंगे लोग मुझे। ऐसी चाय बनाते हैं ना कि अगली बार कोई प्यार से बोला सर चाय लेंगे, नहीं, सर को पानी दे दो गर्म करके। क्या था उसमें? 94, इसमें क्या आया? 96। अब सर्क, पेटरनोस्टर लेक, टार्न लेक, हॉर्न, 4 चीजें समझ में आई जो ग्लेशियर की थी। जी गुरुजी समझ में आई। अब यहां पर एक और चीज आ रही, रेटे। ये सर जी रेटे क्या होता है, ये थोड़ा बताइए हमें। देखो रेटे का मतलब होता है जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, ये तो रीढ़ की हड्डी के अंदर से कैसे रिब्स निकली होती है, ऐसा तो वैसे ही पहाड़ के ऊपर एक हाई रीच, ये जिसके दोनों तरफ से डिप्रेशन हो, ये एक रेटे हो गया, एक रेटे ये हो गया, एक रेटे ये हो गया। अब इन दोनों के बाद आगे चल के कटते जाएंगे और एक रेटे यहां पर बन जाएगा। एक ऐसा माउंटेनियस एरिया जिसके दोनों तरफ से ऐसे डिप्रेशन जाए, उसे रेटे बोलेंगे। अब क्या क्या जान लिया हमने? वी पीपल डिस्कस्ड अबाउट दी सर्क, टार्न, पेटरनोस्टर लेक, हॉर्न, रेटे, हैंगिंग वैली। पहाड़ के ऊपर बनी हुई वैली उसे हैंगिंग वैली बोलेंगे। और जो ग्लेशियर की वजह से ओरिजिनल वैली बने उसे बोलते ग्लेशियल ट्रफ।
ट्रफ का मतलब क्या होता है? आप लोग ट्रफ को बखूबी जानते हो, आपको मैं पहले भी पढ़ाया हूं, और मैं नहीं तो आपने इसको भौतिक विज्ञान की क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि एक वेव होती है, वेव के अंदर ऐसे निर्माण होता है चीजों का। ये तो जो ऊपर के हिस्से होते वेव के, इनको हम बोलते क्रेस्ट, और जो नीचे के हिस्से होते हैं इन्हें हम बोलते ट्रफ। तो देखो ग्लेशियर के नीचे का हिस्सा आ रहा है, तो इसको क्या बोला? ग्लेशियल ट्रफ। अगर नदी बनाती है तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर ट्रफ। ओके, तो ये बना ग्लेशियल ट्रफ। ये वेव होती, ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ, तो नीचे क्या बना? ट्रफ। अब यहां पर क्या जाना हमने? ग्लेशियल ट्रफ जान लिया। ग्लेशियल ट्रफ को हम एक और नाम देते यू शेप्ड वैली। कौन सा शेप्ड? यू शेप्ड। रिवर की जो वैलीज होती है ना, वो वी शेप्ड होती है। नदियों की, नदियां ऐसे गहराई में जाकर के काटती है, और ग्लेशियर धस के काटते। तो ग्लेशियर की वैली यू शेप्ड वैली, रिवर की वैली वी शेप्ड वैली। ओके, अब इनका थोड़ा सा पीछे आकर के वो देख लेते हैं हम, सर्क की डेफिनेशन। सर्क को दूसरा नाम दिया जाता कोरी। सर्क हैज वन मोर अनदर नेम, एंड दैट इज इसमें हुआ क्या है? ऑफ 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 ऑफ। कितना नाटक कर रहा है भाई, हट जा। जो अपन ने ऑफ किए ना, मुझे नहीं लगता इन सब से ऑफ करने का था। ये सब ऑन कर दो, कोई और मेरे नाम से आ जाएगा। टच कीबोर्ड, टच कीबोर्ड आ गया भाई। टच कीबोर्ड ऑफ नहीं यार, कैपिटलाइज्ड हार्डवेयर कीबोर्ड अब आया है, ऑफ। कटा। एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में था ये सब, एडवांस में नहीं था। क्या दिक्कत है भाई? कहां से आया, कहां से? यहां से देख लो, कोई नहीं हटेगा। सर्क, a bowl shaped depression found at the head of a glacier where snow accumulated and start to erode the mountain। ठीक है, उसे दूसरा भी कोरी भी नाम भी देते हैं। जब दो तीन सर्क हो तो उसे कोरी बोलते। फिर रेटे, अ नेरो शार्प रिज फ्रॉम द माउंटेन बिटवीन टू सर्क। दो सर्क के बीच की जो नेरो रिज होगी उसे रेटे बोलेंगे। अगला जाएगा हॉर्न, अ पिरामिडियल पीक फॉर्म्ड व्हेन अ सेवरल सर्क आर इरोडेड। सब तरफ से कट गए और एक ऐसी ऊंची इकाई बनी, उसे हॉर्न बोलेंगे। यू शेप्ड वैली, ग्लेशियल की वजह से बना हुआ जो डिप्रेशन है उसे यू शेप्ड वैली बोलेंगे, या ग्लेशियल डिप्रेशन। ठीक है, जो नीचे की तरफ बना। हैंगिंग वैली, अ स्मॉलर ग्लेशियल वैली, ये भी ग्लेशियर से बनी पर ये पहाड़ों के ऊपर है। ठीक है, दैट जॉइंस द मेन ग्लेशियल एट ए हायर लेवल, ऊपर की तरफ होती, ऑफन फॉर्मिंग द वाटरफॉल। इसके जस्ट नीचे वाटरफॉल बन जाएगा। देखो ना, ये यहां से पानी नीचे गिरेगा तो ये वाटरफॉल बनेगा। तो हैंगिंग वैली के पास वाटरफॉल बनने की संभावना होती है। अब यहां पर एक और टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ड्रम्पलिन्स। ड्रम्पलिन्स क्या होते हैं गुरुजी? ये होते हैं ड्रम्पलिन्स। ये ड्रम्पलिन्स का मतलब होता है जब ग्लेशियर टूट के नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे लाकर के उस मिट्टी को जमा भी करेंगे। हमने पढ़ा है जो चीज इरोजन करती है वो चीज डिपोजिशन तो करेगी करेगी। इस बात से हम कोई भी इनकार नहीं करेंगे, आप तो बिल्कुल मना नहीं करोगे। आपने बोला था कि सर जो इरोजन करता है वही डिपोजिशन करता है। अगर आदमी बस में बैठा है तो हवाई जहाज से नहीं उतरेगा, वो बस से ही उतरेगा। मतलब अगर ग्लेशियर ने काटा है तो उसको सी वेव जमा नहीं करेगी, ग्लेशियर ही करेगा। तो ग्लेशियर जो यहां से तोड़ के लाए मिट्टी को इधर जमा कर देता। जब ये मिट्टी को ऐसे 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 फॉर्म में जमा करता ना ये, तो इनको हम बोलते हैं ड्रम्पलिन्स। ड्रम्पलिन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उल्टे अंडे की टोकरी की तरह, अंडे की जो टोकरी होती है ना उल्टी, उसकी तरह, इसलिए इसको बोलते हैं एग बास्केट टोपोग्राफी। एग बास्केट टोपोग्राफी, एग बास्केट टोपोग्राफी। कैसे? कि ये जो ग्लेशियर्स है, ये ग्लेशियर जब टूट के नीचे की तरफ आते तो इस तरह से मिट्टी को जमा कर देती है जो दिखाई दे रही। इसी एक बास्केट टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? ड्रम्पलिन्स। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी 2016। क्लियर बात? बराबर सर। ग्लेशियर का डिपोजिशन भी हमें समझ में आया। आओ आगे जानते हैं। सर्क हो गया, कोरी हो गया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले ये जान लीजिए, जब ग्लेशियर किसी भी इलाके के अंदर वीक होते हैं
बरसात की वजह से। क्या दिक्कत है यार? आधा बोर्ड ये नहीं चलने देता, आधा बोर्ड वो नहीं चलने देता। चलो, तो जब ग्लेशियर्स वीक होते हैं तो वीक ग्लेशियर्स बहुत हजार्डियस होते हैं। ये एक तरह का डिजास्टर लेकर के आते हैं। तो जो लोग माउंटेन पर घूमने जाते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, स्कीयर्स जो होते हैं, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है जब ग्लेशियर्स नीचे की तरफ धंसता है। यहां पर बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, जैसे क्रेवासिस। अब क्रेवासिस क्या है कि मैं यहां तो नहीं बताऊंगा आपको, नॉर्मली ऐसे बोल देता हूं कि ग्लेशियर्स के बीच में खाई। कभी कभी क्या होता है, गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स में दरार चल जाती है। तो वैसे जो पूरा का पूरा जो वो है ग्लेशियर, वो तो जमा है, बट नीचे चल गई दरार। अब नीचे तक की दरार में सिर्फ और सिर्फ सफेद है, मतलब वहां पर जमीन का नामो निशान नहीं है। पूरा ग्लेशियर के अंदर एक वैली जिसका तापमान होता -100 डिग्री तक अंदर की तरफ। तो उस इलाके के अंदर जब हमारे देश में गश्त लगाते सैनिक गिर जाते, तो आप ऐसा समझ लो, सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा हूं, जो भी सोल्जर्स चलते ना, सभी एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एक रस्सी से, एक स्ट्रॉन्ग रस्सी से। और दूसरा वो जो रस्सी होती है वो पीछे की तरफ एक बड़े ग्लेशियर से जो जमीन के ऊपर है उसके अंदर पेनिट्रेट करके होल करके उसको फिक्स करते हैं कि अगर कोई धंस जाए तो उसको चढ़ के आ जाए। देखिए, जवान है, ताकतवर होते हैं, मनोबल होता है, एक ट्रेनिंग होती है, एक डिसिप्लिन, जज्बा होता, करेज होता बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से वो चढ़ के तो आ जाएंगे। बट अगर आप कुदरत के खिलाफ जाओगे, वो तो कभी नहीं जाते, बट कभी क्या पांव धंस गया, वो क्रेओसिस में गिर गए। क्रेओसिस क्या होते हैं कि जैसे दो ग्लेशियर के बीच में वैली तो बन गई, अब बर्फबारी होती ना तो ये वैली ऊपर बर्फ से ढक जाती, तो पांव गलती से गया तो आप अंदर गए। जब अंदर गए -100 डिग्री में, अब -100 डिग्री के लिए तो एक सोल्जर की बॉडी भी नहीं बनी है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा, या बहुत मनोबल रहा तो उसके बाद आपको प्राण त्यागने ही होंगे। तो अगर ये रस्सी से बंधे हुए थे तो एक के एक सहारे चढ़ के आ जाते। पहले क्या होता था कि जब सोल्जर्स ग्लेशियर में गिरते थे तो उनकी बॉडी जो होती थी, उनकी बॉडी की जो गर्मी होती वो उस ग्लेशियर को अंदर की तरफ से पिघलाती जाती और उनको अंदर की तरफ धसाती जाती, तो उनको निकालना बड़ा दिक्कत का काम हो जाता था। तो क्रेवासिस भी एक ऐसी चीज होती है। तो ये ग्लेशियर वाला सीन जो होता है ये हजार्डियस होता है अगर आप जाओ माउंटेन्स के ऊपर। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर अबाउट द जियोग्राफिकल फिनोमिना। पहला, टोरेंट ऑफ स्नो आइस रोलिंग डाउन अ स्टीप माउंटेन साइड। अगर पहाड़ से माउंटेन की तरफ से नीचे की तरफ तेजी से बर्फ आ रहा है बराबर, इट इज हजार्डियस टू स्कीयर्स एंड माउंटेनियर्स। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनके लिए हजार्डियस होता है। इट इन्वॉल्व अ मिक्स फॉलिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड फ्लोइंग ऑफ मटेरियल। इसके अंदर मटेरियल फ्लो करता, स्लाइड करता, धंसता है और नीचे की तरफ आता है। इसे क्या बोलते हैं, स्लम्स, एवलांच, लैंडस्लाइड या रॉक स्लाइड। 51% लोगों ने सही जवाब दिया अभी बताने के बाद। कोई बात नहीं, जो ग्लेशियर से होने वाले फिनोमिनास होते हैं इनको एवलांच बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, एवलांच। याद रखिएगा, जो ग्लेशियर्स नीचे धंसते हैं इनको एवलांच कहा जाता है। आपने सुना होगा ना, अगर नहीं तो आज के बाद इस नाम को याद रखना, जो न्यूज के अंदर आपको काफी सुनाई देता है। इवन भारतीय सेना के अंदर बहुत बड़े ऑफिसर्स है ना, जवान के साथ साथ ऑफिसर्स, ये इस एवलांच के चलते अपनी जान गंवा चुके। जो दूसरे देश से हमारे देश के अंदर एक्सपेडिशन करने आते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, जो लोग माउंटेनियरिंग के लिए कंचनजंगा और इन पीक्स को चढ़ने के लिए, और बीच में जब धंस जाते हैं तो उनको बचाने जाते हैं और कभी कभी वहां पर भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसे एवलांच कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़े, एक टर्म आती है यहां पर ग्लेशियर के इरोजन की वजह से, उसे बोलते हैं फियोर्ड्स। बड़े ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे देश के अंदर तो क्या है, हिमालय और उसका ग्लेशियर का और इसका समंदर का थोड़ा नाता कम है,
क्योंकि हमारे देश में जब आप ग्लेशियर देखने जाओगे तो आपको कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इस इलाके के अंदर, सिक्किम के अंदर काफी ऊंचाई पर मिलेंगे। और समंदर कहां मिलेगा आपको? इधर गुजरात से लेकर के इधर बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक, यहां तक आपको समंदर मिलेगा। तो समंदर का इधर इंडिया में तो नाता कम है, बट बहुत सारी कंट्रीज है लाइक डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, इन देश के अंदर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स और समंदर काफी पास पास होते। तो जब ग्लेशियर धस के नीचे की तरफ आते, जब ग्लेशियर्स टूटते, मैंने तो क्या बोला आपको, जब तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा तो बर्फ होगी कमजोर और नीचे से झटके से आएगी, तो जब वो टूट के नीचे की तरफ आती तो ये क्या करते हैं, समंदर के पास की जो जमीन होती है, मैंने बोला अपर लेटीट्यूड वाले इलाके के अंदर, हाई लेटीट्यूड्स में, कहां पर, कनाडा, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे में बड़े फेमस ग्लेशियर्स है, अलास्का आप ले लो, इस इलाके के अंदर क्या, ये पहाड़, ये समंदर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, ये दोनों यही है। अब जैसे ये ग्लेशियर नीचे की तरफ धंसते तो अपने भारी वजन के चलते ये वैली को नीचे से डिप्रेशन में इरोड करते, डिप्रेशन मतलब गहराई बढ़ाते, जब गहराई बढ़ाते तो समंदर का खारा पानी वैली के अंदर एंटर करता है। तो इस तरह का लैंडफॉर्म जो बनता है इसे फियोर्ड्स बोलते हैं। पढ़िए, दीज आर जियोमॉर्फिक फीचर डेवलप्ड एट नियर द कोस्ट। कोस्ट मतलब क्या होता है, किनारा, किनारा के पास बनते, वेयर मराइन वाटर एंड टू द इनलैंड, जब मराइन मतलब समंदर का पानी जमीन के अंदर घुस जाता है, ओवर द स्टीप ग्लेशियल वैली, ग्लेशियल ने जिन वैली को तोड़ के काटा है, विद अ हाई वोल्ड रॉक, दोनों तरफ ऊंची चट्टान है और अंदर की तरफ वो घुस गया पानी। तो इस तरह का जो लैंडफॉर्म बनता है इसे फियोर्ड्स बोलते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन नॉर्वे, ग्रीनलैंड, चिली, न्यूजीलैंड और कनाडा। इस इलाके के अंदर आपको ये ज्यादा मात्रा में मिलेंगे जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके होते हैं। सर थोड़ा दिखाइए ना कैसे दिखती है, ऐसे दिखते हैं। ये देखो, ये ग्लेशियर ने पास के समंदर वाले इलाके को डिप्रेशन में ला दिया, मतलब समंदर के कंपेयर में जमीन को गहरी कर दी। आप ऐसा मत समझ लो सर क्या यहां की जमीन समंदर से गहरी है, नहीं, समंदर के किनारे पर जो गहराई होती है उससे ये गहरी है, तो इसका पानी आराम से अंदर की तरफ एंटर कर जाता है, इसे फियोर्ड्स कहते हैं। आगे बढ़े, अगला जाएगा मोरेन्स। मोरेन्स क्या होते सर? मोरेन्स को समझने के लिए आपको आपके थोड़े बचपन में चलना होगा। चलिए चलते। बचपन में आप लोगों ने रेत जो होती थी ना, या तो बालू रेत या जो बजरी होती थी, रेत जो घरों में लगती है, वो रेत पड़ी रहती थी और हम क्या करते थे, ईंट लेते थे और ईंट को उसके ऊपर चलाते थे, आस्था, सीहोर, सुजालपुर, ऐसे करके लोगों को बिठाते थे। मतलब बिठाते थे इन द सेंस कि सब बोलते थे कि इसकी बस आ गई। छोटे बच्चों के लिए छोटी होती थी, बड़े बच्चों के लिए चपटी ईंट होती थी वो बड़ी, और वो धका के उसको ले जाते थे। देखा? हाँ जी सर देखा ये तो यार। अब इसमें क्या होता था कि जब हम रेत के ऊपर उसे धकाते थे तो जब वो ईंट धकती थी तो अपने किनारे तरफ, दोनों तरफ एक निशान बना के चलती थी, रेत के ऊपर एक रास्ता बना के बताती थी। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई की गाड़ी अभी गई है यार, अभी सवारी लेने। जब वो धका के ईंट लेकर के जाता था तो दूसरे को पता चल जाता उसकी रेत वो इधर गई है, तो रेत पर ऐसा डिप्रेशन दिखता था। हाँ जी सर दिखता था। वैसे के वैसे जब ग्लेशियर पहाड़ों से धस करके नीचे की तरफ आते तो ये क्या करते, उस ईंट की तरह दोनों ही तरफ मिट्टी को जमा करते जाते। तो जब ऐसे धसता हुआ ग्लेशियर आ रहा तो कुछ मिट्टी तो अपने मुहाने पर जमा कर रहा है और कुछ मिट्टी अपने साइड पर जमा कर रहा है। तो जो मिट्टी उसने अपने मुहाने पर जमा की उसे बोलते लेटरल मोरेन, उसे बोलते टर्मिनल मोरेन, और जो मिट्टी उसने अपने भुजाओं पे जमा करी उसे लेटरल मोरेन बोलते। याद रखिए, अगर नदी हो, ग्लेशियर हो, ये कभी भी किसी भी चीज को अपनी बाहों से काटे, बाजुओं से काटे, उसे हम बोलते लेटरल इरोजन, और जब वो सामने से काटे तो उसे हेडवर्ड इरोजन बोलते हैं या फिर टर्मिनल इरोजन। तो टर्मिनल इरोजन ये वाला हुआ, ये सामने वाला, और लेटरल ये वाले हुए। आए बात समझ में? लेटरल इरोजन, ये देखो जब ग्लेशियर नीचे धस के आ रहा था तो दोनों तरफ मिट्टी जमा हुई, उसे हमने क्या बोल दिया सर जी ये लेटरल, और ये जो मुहाने पर जमा हुई इसे क्या बोल दिया सर जी ये टर्मिनल। देखो यहां समझ लो, ये देखो ये पहाड़ से ग्लेशियर आ रहे, ये जो मिट्टी साइड में जमा हो रही दैट इज द लेटरल मोरेन, ये मुहाने पर जमा हो रही दैट इज टर्मिनल मोरेन। कभी कभी क्या होता था कि एक बड़ा आदमी सवारी लेने जब गाड़ी को लेकर के जाता था, छोटा बच्चा, जो छोटे बच्चे शैतान होते भाई, छोटे बच्चे भयंकर होते, तो छोटे बच्चे एक ईंट का टुकड़ा लेकर के बोले मेरी टिर्री, और वो घुमाते थे अंदर गाड़ी। जब वो अंदर गाड़ी घुमाते थे तो क्या होता था कि उस बड़ी गाड़ी वाले रास्ते में एक छोटा रास्ता भी बन जाता था जिसमें छोटी गाड़ी। अब ऐसे में क्या होता है, जब ग्लेशियर्स बड़े बड़े आगे की तरफ धंसते, कोई ग्लेशियर्स छोटे होते, तो जो छोटे होते तो इस लेटरल मोरेन के अंदर एक और मोरेन बना देते, तो जो बीच में बनता उसे बोलते रिसेशनल मोरेन। तीन बताए मैंने, एक टर्मिनल जो माउथ से बना, दूसरा आपका लेटरल मोरेन जो भुजाओं से बना, और एक आपका रिसेशनल मोरेन जो उस मोरेन के अंदर एक और मोरेन बन गया छोटी गाड़ी की वजह से। बताइए समझ में आया? लेटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन और आपका रिसेशनल मोरेन। रोहित अहिरवार, सोचा था मैंने
कि नेहा 3 बजे वाली क्लास ज्वाइन नहीं करेगी। मैं तुम लोगों को अभी कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, हिमालय, नेपाल यहाँ की बात कर रहा था। हम दुनिया के ऐसे ऐसे हिस्से में थे और तुम आकर के वहीं आए। गजब आदमी हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं होते क्या है, सबके बारे में। मोरेन्स क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लेशियल डेब्रिस। ग्लेशियर का जो डेब्रिस होते हैं उसे टिलाइट बोलते हैं, टिल बोलते हैं। टिल मतलब ग्लेशियर की वजह से जो मिट्टी जमा होती है उसे टिल बोलते हैं, याद रखना। रिवर की वजह से जो मिट्टी जमा होती है उसे एलुवियल बोलते हैं, कछारी मिट्टी। और वही ग्लेशियर की वजह से जो जमा होती है उसे टिल बोलते हैं, टिल। ठीक है, जो मिट्टी ग्लेशियर्स होती लाइक सोइल और सेडिमेंट इससे जमा होते हैं। ड्रम्पलिन क्या होते? एक बास्केट हिल्स होती, एक शेप्ड हिल्स फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियल डिपॉजिट विद अ स्टीप साइड फेसिंग द ग्लेशियल ओरिजिन। जिधर से ग्लेशियल का ओरिजिन है उधर तो उसका मुंह खड़ा है और दूसरी तरफ नीचा है। आप देखो ना, ये यहां जरा सी भी पीपीटी चलाना बहुत बड़ा वो हो गया है टास्क। जिधर से ग्लेशियल आ रहा उधर तो उसका मुंह उभरा है, और जिधर ग्लेशियल जाएगा उधर लोअर है, इधर स्टीप और इधर जेंटल। फिर आ जाएगा आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन क्या होते हैं? सर आउटवॉश प्लेन के बारे में तो हम पहले से जानते हैं। अच्छा बताओ क्या होते हैं, क्या होता है आउटवॉश प्लेन? कोई बताएगा? मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक के बाद एक अगला लेक्चर बताया था। प्लेट टेक्टोनिक के बाद आपको एक अगला लेक्चर बताया था, और उस अगले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जो नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर प्लेट टेक्टोनिज्म, दैट वाज अबाउट द प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स। तो माउंटेन्स, रेसिडुअल, फोल्ड, वोल्केनिक और ब्लॉक माउंटेन बताई थी। सेकंड जब आपका मैंने बताया था दूसरा पॉइंट, सो दैट वाज दी प्लेट्यूज। तो प्लेट्यू, डाइसेक्टेड प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, पिड माउंट प्लेट्यू बताए थे। फिर आपको प्लेन्स बताए थे, तो प्लेन्स में इरोजनल प्लेन्स बताए थे, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, और आपको डिपोजिशनल प्लेन बताया था। तो डिपोजिशनल प्लेन में जो ग्लेशियर के डिपोजिट की वजह से जो प्लेन बने उन्हें आउटवॉश प्लेन बोलेंगे। फ्लैट एरिया, तो फ्लैट एरिया इन फ्रंट ऑफ ग्लेशियर वेयर द मेल्ट वाटर डिपोजिट सोर्टेड सेडिमेंट। जब पानी मेल्ट होगा और उस इलाके में फ्लैट जो सेडिमेंट जमा करेगा उसे आउटवॉश प्लेन बोलेंगे। फ्लैट इलाका ग्लेशियर के जस्ट सामने। युवराज सांगवान, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। बस वेयर मेल्ट वाटर डिपोजिटेड, वेयर मेल्ट वाटर डिपोजिटेड। एक जो दिया ना बेटा धर के उल्टे हाथ का, क्या बोले सर? हमको पता है, आपने पहले पढ़ाया था, एंड इट वॉज वेयर मेल्ट वाटर डिपोजिट। मेरे पीछे से मतलब मेरा माल चुरा के मुझे बेच रहे हो? वाह यार, मेरे को तो लगा कुछ पुरानी बात करेंगे। सर आउटवॉश प्लेन उस दिन आपने बताया था सर। इनऑर्गेनेटिक प्लेन्स रिवर की वजह से पंजाब वॉश हो गए, बिहार पंजाब वॉश हो। भाई तुम ना इनोड की वजह से अंडा मांग रहा है, चिप्स मांग रहा है, नहीं नहीं अंडा मांग रहा है। जब्बा बेटा हिंदी में लिख दो ना, मुझे डिकोड ही नहीं हुआ वो जो आप बोले कि इंगो इंगो इंडो, इंडो मतलब इंडस, इंडिया, इंडिया फॉर इंडो, तो वो इंगो। ठीक है, आए बात समझ, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ये सारे रीजन यहां देख लो एक बार, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे सभी के सभी, आराम से देखना। इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। इरोजनल जो ग्लेशियर की स्कार्पिंग, प्लकिंग, ग्राइंडिंग एक्शन की वजह से बने, मतलब काटेगा ग्लेशियर, धसेगा, तोड़ेगा, उस वजह से जो बने वो ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म। एस्कर क्या होते हैं आज बताएंगे आपको। रीजन्स, हाई माउंटेन्स में बनते क्योंकि ग्लेशियर वहीं होते, पोलर इलाके में बनते क्योंकि ग्लेशियर ऐसे इलाके में बनते ठंडे में। सर्क बाउल शेप्ड बिल्कुल नहीं बताऊंगा, हॉर्न शार्प बिल्कुल नहीं, रेटे नेरो रिज, यू शेप्ड वैली और हैंगिंग वैली अभी पढ़ का है। ये सब आपकी इरोजनल लैंडफॉर्म का माइंड मैप हो गया। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, सबसे पहले मोरेन्स, जो ग्लेशियर के आगे बढ़ने की वजह से जो मिट्टी जमा हो गई, ग्लेशियर के आगे बढ़ने की वजह से जो मिट्टी जमा होगी उसे हमने मोरेन्स बोल दिया। ड्रम्पलिन स्मूथ ओवल शेप्ड, जो इस तरह से शेप में बने कि ग्लेशियर की तरफ तो स्टीप है, आप ऐसे बने, देखिए आप ऐसे देखिए। आप बोल रहे थे ना कि सर, एक बच्चे ने पूछा था अभी कि सर ड्रम्पलिन्स बनते कैसे, बताइए थोड़ा। देखिए आप यहां ले लेते हैं, ये चल जाएगा। जैसे ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर धस के इधर की तरफ आएगा, तो जब ये ग्लेशियर धस के नीचे की तरफ आएगा तो यहां पर मिट्टी ऐसे जमा हो जाएगी, ये
तो जिधर ग्लेशियर है उधर से तो स्टीप स्लोप बना, खड़ा स्लोप, और जिधर का ग्लेशियर का जाने का रास्ता है, जैसे ये रास्ता इसका, तो इधर बना जेंटल स्लोप। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर के धंसने की वजह से, उसे आपको ड्रम्पलिन्स बोलेंगे। अब एस्कर क्या होता है, देखिए एस्कर ना बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। एस्कर जो होता है ना, एक प्रकार की रिज होती है, एक प्रकार का डिपोजिशन होता है। ध्यान से सुनना, आप ऐसा समझो कि इतना बड़ा ग्लेशियर है, ये इतना बड़ा पूरा ग्लेशियर है ये। अब इस इतने बड़े पूरे ग्लेशियर के अंदर मैंने क्या देखा, इतना बड़ा ग्लेशियर है। अब इस ग्लेशियर के अंदर मैंने नोटिस किया कि बीच बीच में से ग्लेशियर कट गया पूरा, गर्मी की वजह से खोखले हो जाते ना, जैसे जमीन कैसे खोखली हो जाती, वैसे अंदर की वजह से कट गया। जब ये अंदर कटा तो कटने की वजह से इसने क्या किया, ये इस तरह से पानी निकाल दिया यहां से। ग्लेशियर के अंदर अंदर से पानी बाहर की तरफ आया, क्योंकि अंदर धंस गया हो। जब ये अंदर से बाहर की तरफ पानी आता तो ये क्या करता, ग्लेशियर के अंदर अंदर मिट्टी जमा कर लेता। पानी देखो कहीं भी होगा, पानी फिर जमीन तक पहुंच जाएगा, और पानी जैसे जमीन तक पहुंचा जमीन को काट ही देगा। पानी और जमीन का मतलब ऐसा समझ लो जैसे भूमि और आकाश का नाता है, ये एक दूसरे से मिले वहां तबाही। तो जैसे ये पानी जमीन से मिटेगा इसको काटना शुरू कर देगा। तो ग्लेशियर मेल्ट हुआ, पानी बना, पानी ने काटा, तो उसके काटने की वजह से जो सेडिमेंट जमा होते इन्हें हम बोलते हैं एस्कर्स। अ लॉन्ग वाइंडिंग रीज ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स लेफ्ट बाय द मेल्ट वाटर स्ट्रीम। अंदर से जो मेल्ट वाटर की स्ट्रीम जारी, उसकी वजह से जो वहां पर ग्रेवल्स मतलब चट्टाने, टुकड़े, डेब्रिस जो इकट्ठा हुए ना, उन्हें एस्कर्स बोलते। इज इट क्लियर? एस्कर क्लियर हुआ? सर डोंगवान ने ऐसा क्या किया, डीडब्ल्यू ने इतने प्रेस किया, हमें भी बताओ। डोंगवांग ने ऐसा क्या किया कि डीडब्ल्यू ने उसको इतना प्रेस किया? जैसे जयेश, अब इसमें दो चीज आती, एक तो जस्ट आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड, एंड एक जस्ट आई एम जेलसिंग। दो चीज आती, सो मैं आपको दोनों का ही जवाब दे देता हूं। पहली चीज तो ऐसी हो जाती है कि बच्चा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का था, जहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव था, बहुत ज्यादा अभाव था। वहां पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। ही ट्रस्ट, जब उन्होंने बात की, उन्होंने ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट करने के बाद वो वहां पर आए ऑफलाइन सेंटर पे। जब ऑफलाइन सेंटर पर आए तो दैट्स द मोमेंट कि वो सही से अपनी बातें एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते थे, मतलब बता भी नहीं पाते थे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वहाँ पर टीचर्स ने, वहाँ पर जो भी स्टाफ था, उन्होंने उनकी मदद करी रहने के लिए, उनको पूरा हॉस्टल सब कुछ कराया। जब इसके बाद हुआ और फाइनली जब उनका सिलेक्शन हुआ, तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा जहाँ से आदमी मतलब फौज में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए भी सोचे, अगर आज वो बंदा एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर रहा है तो बड़ी बात है। इससे क्या, हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, वहां एकता बनती है, वहां पर चीजें आती, तो ये ऐसे उसको रखा गया। अब दूसरी बात ले लेते हैं कि सर सिर्फ उसी को ही प्रेस क्यों कर रहे। देखिए क्या है कि जितने स्टूडेंट्स साथ में आए थे, जो सिलेक्टेड थे, उनके साथ में आए थे, इवन दे पीपल आर कैरिंग हिम इन बिटवीन। मतलब टोटल आए थे लगभग 40 बच्चे, वो 40 बच्चे भी डोंगवांग को बीच में लेकर के चल रहे, हमारा भैयू, मतलब दैट वाज द लव। ओके, इसलिए बेटा उनका रखा था। बाकी मतलब अधिक मुझे भी नहीं पता, जो मैं जान पाया, जो एक तरीका होता है जो मैं देख पाया उसे सुपरवाइज मैनर में, वो ये था। ओके, क्लियर हुआ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ जाएगा इरोजन। तो इरोजन बाय सी वेव। तो इरोजन बाय सी वेव मतलब कि अब मैं क्या क्या बता चुका हूं आपको। सर जी आप ना हमें बता चुके हो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर, तीन चीज आप बता चुके। अब आप आए समंदर की तरफ, तो क्या हम शुरू कर सकते समंदर? लिपिका सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। ना ना ना, मैं इग्नोर नहीं कर रहा बेटा, किसी को इग्नोर कभी नहीं करता मैं। व्हाट्स फियोर्ड्स, सिंह कृष कुमार। अब बताओ इनको, या तुम लोग बताओगे कि इनको मैं क्या जवाब दूं, या फिर कृष को खुद को जानना चाहिए। मैं मतलब पूरा फियोर्ड्स बता दिया मैंने आपको, पूरी कहानी बता दी कि जन्म अयोध्या में हुआ था और चल क्या जन्म अयोध्या में हुआ था,
यमुना पार करी, दंडक वन में भटके, उसके बाद है तो वहाँ से रावण ने हरण किया, सीता माता को लेकर के गया। पूरे 14 साल को हमने डिस्कस कर लिया और आप मुझे बोल रहे कि सर इनमें राम कौन है? बताइए प्लीज इनको, भगवान राम कौन है? आगे बढ़ते हैं, इरोजन बाय सी वेव्स, कि सी वेव्स की वजह से इरोजन कैसे होता है। तो भाई सी वेव्स की वजह से जो इरोजन होता है वो वेव इरोडेड सेडिमेंट ऑन क्लिफ एंड शोर लाइन। वेव जो होती है वो क्लिफ और शोर लाइन दोनों ही जगह से इरोजन करती है। अब इसका मतलब क्या होता है जरा सर बताइए। देखिए क्या होता है कि इसे हम बोलते क्लिफ, ये पूरा जो इलाका है इसे क्लिफ बोलते हैं। तो वेव जो होती है इस क्लिप पर इरोजन करती है यहां तक, मतलब जब तेज बहाव आती है तो धड़ करके पानी उसट के यहां तक जाता है उछल के, तो पानी इसको यहां काटेगा, ठीक है। तो दैट इज द क्लिप। दूसरी होती है शोर लाइन। शोर लाइन का मतलब होता है किनारा, इसे बोलते हैं शोर लाइन। देखो किनारों को कई सारे नाम दिए जाते हैं। किनारों को किनारा भी कहा जाता है, किनारों को उर्दू में साहिल कहा जाता है, किनारों को आप अंग्रेजी भाषा में अगर नदी का हो तो उसे बैंक बोल देते हैं, अगर समंदर का हो तो उसे कोस्ट बोल देते हैं। जब शुद्ध हिंदी वाक्य में आप जाओगे तो उसको तट भी नाम दिया जाता है। तो वैसे उसका एक नाम है शोर लाइन। क्या नाम है? शोर लाइन। तो एक तो शोर लाइन और एक क्लिप, दोनों जगह इरोजन करेगा। इट क्रिएट सैंडबार, इसकी वजह से सैंडबार का निर्माण होगा विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सुनामी एंड साइक्लोन। अब सैंडबार का मतलब ये नहीं कि आपने सैंड के ऊपर बार नो और वो पीने के बाद फिर हमारी कोस्ट की सुनामी और साइक्लोन से रक्षा करेंगे, ना 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 ना, एकदम गलत समझ लिए। सैंडबार का मतलब होता है रेत से बने हुए आइलैंड, वो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि सैंड के ऊपर बार बना के पी के और फिर भाई कौन है सुनामी, ये है सुनामी, वैसा नो। कैसा कि जब वहां पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स बनेंगे तो सुनामी की स्पीड ब्रेक कर देते। मैंने आपको इंस्टाग्राम के ऊपर रिसेंटली एक स्टोरी डाली थी। इस स्टोरी के अंदर मैंने बताया था मैनग्रूव्स और सैंडबार कैसे सुनामी की लहरों को धीमा करते हैं। ये तेज आने वाली सुनामी की लहरों में ब्रेकर का काम करते और सुनामी को पानी को अंदर नहीं जाने देते। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, दिस इज अ क्लिफ, ये आपकी क्लिफ है, ये आपका नोचेस है। नोचेस क्या होता है सर? देखिए जब समंदर की लहरें बार 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 इसे काटेगी, कभी हाई टाइड होगी, जब हाई टाइड होगी तो पानी यहां तक आ जाएगा, जब लो टाइड होगी तो पानी यहां तक आ जाएगा। तो मतलब समंदर इसको यहां से काटेगा ये। तो ये जो समंदर इसे काटता है इसे हम बोलते हैं नोच। क्या बोलते हैं? नोच। और नोच क्या है? एक प्रकार का इरोजन। नहीं समझ में आया नोच का मतलब क्या होता है? ये क्लिफ को काट करके ऐसे कर देगा, ये अंदर ही अंदर से खोखली कर देगा पानी यहां से काट काट के, उसे हम बोलते हैं नॉच। क्या कहते हैं? नॉच। मेरी लिखने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी उस फोटो के चलते। सर चैट सेक्शन इज अनकंट्रोलेबल। देखिए आप मैं थोड़ा इसीलिए कम ध्यान देता हूं सर। मैं जेलेसी नहीं हो रहा था, बंदे में क्या स्पेशल था जानना था, आपने जेलेसी बोल दिया। नहीं, मैं दोनों चीज बता दी। देखो क्या होता है, दोनों ही टर्म्स होती है। आप पहले नहीं हो मुझसे जो ये बात बोले हो बेटा, एक बार और बोला गया अभी रिसेंटली, तो मैंने उनको भी यही बोला था और उनका फैक्टर वो था जो मैंने तुमको बताया जेलेसी, उनका फैक्टर वो था ही नहीं। तो ऐसा है, आप उसको ऐसे बुरा मत मानो। मैंने ना ये कहा कि ये फैक्टर है, मैंने बस बताया कि दोनों पर्सपेक्टिव में उसका ये जवाब है। ऐसा नहीं लोड लेना बेटा, इतनी छोटी उम्र में आप मतलब टीचर की बातों का बुरा मानने लग गए तो हो गया काम। सर मेरे पोयम पढ़ने का क्या लोगे? एक बार मेरा रिटर्न क्लियर है। वेरी गुड, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। वाटर इज ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, पर खारा है वो, समंदर का है। इट इज ब्यूटीफुल, गुण का नहीं है, पढ़ो। अब यहां पर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं इनको ध्यान से देखना। इसे बोलते क्लिफ, ये पूरी क्लिफ। जब समंदर की लहरें घुसती रहती इसके अंदर तो इसको खोखला कर देती और निर्माण कर लेती केव का। तो समंदर के अंदर केव हो गई। केव होती अंडरग्राउंड केव, समंदर के अंदर बहुत पाई जाती है, अमेरिका कैरेबियन तरफ। यहां पर लोग क्या करते हैं, वो जो होते हैं ना अंडर वाटर डाइविंग, और फ्रॉगबेन जानते हो, वो मुंह में वो लगा कर ऐसे पीछे के पीछे कूद जाते, फिर वो अंदर अंदर जाते पानी के अंदर। तो समंदर के अंदर की केव्स में जाते। और केव्स कैसे बनी? समंदर के पानी ने काट काट के बनाई। पहला हो गया केव। कभी कभी क्या होता है, केव पूरी गिर जाती, सिर्फ उसका दरवाजा बचता है। तो जब केव का दरवाजा बचता है उसे हमने आर्क नाम दे दिया।
फिर कभी कभी क्या होता है, दरवाजे की दीवारें टूट जाएगी, अरे मास मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, तो मास मूवमेंट भी टूट के नीचे गिरेगा। मास मूवमेंट टूट के नीचे की तरफ गिरेगा तो दो सेपरेट स्टेक खड़े हो जाएंगे। मतलब जब ये टूट के गिरा तो ऐसे दो स्टेक खड़े हो गए, क्योंकि पहले जुड़ा था तो एक आर्क था, अभी जुड़ा हुआ पोर्शन खत्म हो गया तो दो स्टेक हो गए। एक समय के बाद धूप की वजह से, समंदर की लहरों की वजह से स्टेक भी टूटेगा, और जब ये स्टेक टूटेगा तो ये बन जाएगा स्टंप, टूट के नीचे। और ये क्या है, ये सी लेवल है। जब समंदर का पानी नीचे था तो उसे लो टाइड बोल देते, जब समंदर का पानी ऊपर आ जाता उसे हाई टाइड बोल देते। आपको मैं दिखाता हूं टाइड के बारे में, 2 मिनट दीजिए मुझे। टाइड होती क्या है और टाइड का पानी आता कैसे, तब तक आप ये देख लो फोटो। 1 मिनट में मैं ओपन कर दे रहा हूं जीमेल। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। दिल हारा रे, दिल हारा यारो में यारो, अरे दी इनको भेजना यार, कुछ भी नहीं काम कर रहा। हाँ भाई, ये नहीं हट रहा, ये इधर काम नहीं कर रहा, ये इधर का पूरा बंद है। शाम को 5 से 6 के बीच में ये पानी इसको किनारे की तरफ आ गया था। ये खत्म कर दो पूरी रेत इसी समुद्र में। आप ये 1 सेकंड यार, रेत इकट्ठा कर दी थी।
तो जब लो टाइड आता है तब क्या होता है कि सूरज और चांद पानी को जब खींचते हैं तो बीच में बनता बल्ज और समंदर का पानी रिट्रीट होता है। जैसे कि हम किताब के दो पन्ने को बीच से धकाएंगे तो बीच में कैसे बल्ज बनेगा और किनारे से पन्ने पीछे जाएंगे, एग्जैक्टली सेम समंदर का पानी ये देखना, अब मैं बताता हूँ। सुबह 6:30 बजे समंदर का पानी पूरा का पूरा पीछे की तरफ गया था। वो इतना पीछे चला गया था कि हम 1 से 1.5 किलो, जब समंदर का पानी इतना पीछे चला गया था कि हम उसके अंदर 1 किलोमीटर चले गए थे, और सुबह 6 बजे पानी इतना आगे की तरफ आ गया था कि रोड के पास उसने रेत ला दी थी, रोड के पास। अब देखो ध्यान से, तो जब लो टाइड आता है तो समंदर पीछे चला जाता है, पीछे, जैसे कॉपी के दो पन्नों को बीच में से दबाओगे तो कैसे बल्ज बनेगा, बीच में दो चीजें पास आएगी, बल्ज बनेगा और किनारे से पन्ने पीछे जाएंगे, एग्जैक्टली सेम समंदर का पानी पीछे की तरफ जाता है। और जब हाई टाइड आती है वो पानी वहां से लूज हो जाता है तो तेजी से किनारे की तरफ बढ़ता है। मैं आपको हाई टाइड का, अब हाई टाइड बताता हूं मैं। वो लो टाइड, ये हाई टाइड है, वही पानी आगे आगे की तरफ आ गया। सेम पॉइंट, मतलब एक ही लोकेशन, 6 घंटे का अंतर, 12 घंटे का, 12 घंटे में इतना अंदर था। मैं अभी अंदर चला गया था, इसमें बताऊंगा आपको। हम वो बन गए थे कैप्टन जैक स्पैरो, डेवी जोन्स, ये अंदर चले गए थे। जब पानी रिट्रीट हुआ था ना, तो रिट्रीट करने की वजह से हम लोग चले गए थे अंदर की तरफ, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, क्योंकि अगला पानी 12 घंटे बाद आने वाला था। ये अब यहां पर एक लोकेशन देखोगे, आप समझ जाओगे कोस्ट के कितना अंदर हूं मैं। ये कोस्ट है और मैं इतना अंदर आ गया समंदर में, यहां तक। और फिर रिट्रीट हुआ था, हाई टाइड में पानी वहां तक और लो टाइड में। आई बात समझ में? लो नीचे की तरफ, मीन लो टाइड, और हाई टाइड पानी ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कहां तक, समंदर के किनारे तक। ओके, अब एक चीज है, क्या बोलते हैं इसका, जो आपको समझ में आया हो तो ठीक, वरना जब मैं आपको टाइड्स पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी क्या थोड़ा बोर्ड में एक समस्या आ रही है, उस वजह से वो नहीं हो पाया। ओके, चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं आर्क कैसा दिखता है, स्टेक कैसा दिखता है, ये सारे लैंडफॉर्म जान लो, सैंड बार कैसे दिखते हैं ये सब। दिस इज द सैंड बार, ये होता रेत का आइलैंड। अब रेत का आइलैंड क्या होता, समंदर जब उस रेत को काटता है, नदी जो उस रेत को लाकर के जमा करती, तो अपने बीच में लाकर के जमा कर लेता। जब ये रेत यहां जमा हो जाती, इस रेत के जमा हो जाने की वजह से, इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर रेत के जमा हो जाने की वजह से जब तेजी से समंदर से सुनामी आती, तो उसके लिए रेत ब्रेकर का काम करती और उसकी स्पीड को तोड़ देती, उसकी स्पीड को काट देती। तो ये पॉइंट इसे बोलते सैंड बार, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये सुनामी से बचाते हैं। दूसरा, दिस इज द आर्क, दिस इज द सी बीच, समंदर के किनारे जहां हम घूमने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, ये समंदर के किनारे। क्या हो गया यार, एकदम निहायत ही छोटे बच्चों की तरह वो कर रहे हो यार, रिएक्ट। सर वो आप है क्या हनीमून पे? जेश मैं तुमको ऐसा जवाब दूं जेस, अगर मैं टीचर ना रहूं और ये जो गरिमा है ना इस पोस्ट की, वो मेरे हाथ में ना रहे ना, तो मैं तुमको इतना प्यारा, इतना सटीक जवाब दूं कि तुम तुम्हारे जीवन में अगली बार कुछ भी बोलो ना तो एक बार तोल लो। एक कहावत होती है अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छी, कि ओनली स्पीक व्हेन योर वर्ड्स आर बेटर देन साइलेंस। और मुझे नहीं लगता कि शांति से ज्यादा आपके शब्दों का यहां मान था, तो थोड़ा वो कर लो, है ना। एक हर जगह क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपने फन क्रिएट कर दिया, छोड़ो यार। सी बीचेस हो गई क्लियर। अब यहां पर देखो, दिस इज द स्टेक। स्टेक मैंने बोला था जब एक पिलर था उसे स्टेक कहा। ये आर्क, सी आर्क, ये सी आर्क हो गया। अब ये सी आर्क बीच में टूटेगा, 2 स्टेक बन जाएंगे। मैंने क्या बोला था, एक तो केव जो अंदर घुसने का रास्ता है यहां से, सी केव। अगर केव टूट गई तो आर्क बचा, दरवाजा बचा, बस वो दरवाजा भी कट गया तो 2 स्टेक बन गए। समझ में आया, 2 स्टेक बन गए। ये क्लियर हुआ। समंदर की लहरों को आपने सही से जाना ही नहीं अभी। सर समंदर की लहरों में हम क्या थोड़े बातचीत में लग रहे हैं, हमको चैट बड़ी पसंद आ रही है आज। ऐसे मूड खराब हो जाता है यार, और तो कोई दिक्कत नहीं।
फिर से जानो, फिर से ही पूरा बताऊंगा। समंदर की वेव जब इरोजन करती है तो इरोजन उसका क्लिप से लेकर के शोर लाइन दोनों तक होता है। क्लिप मतलब ऊंचे किनारे, शोर लाइन मतलब समंदर का किनारा। जब इनको काटता है और लेकर के जाते हैं, अब जब लेकर के जाता तो सैंडबार का निर्माण करता और रेत कहीं ले जाकर के जमा कर देगा, वो यही सैंडबार हमारी सुनामी और साइक्लोन में रक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे बनने वाले लैंडफॉर्म में एक और हमने दे जाना नोचेस, जो समंदर की क्लिफ इरोड होती नीचे से लो टाइड और हाई टाइड के दरमियान, तो वहां पर एक ऐसा गहरा कटाव बन जाता है, उसे हम नोच बोलते हैं, बराबर। इसके पश्चात हमने जाना एक केव होती है। समंदर जब किसी चट्टान को काटती है तो उसको केव का निर्माण कर देती, गुफा, जिसके अंदर लोग जाते हैं घूमते फिरते। केव बनी। केव का जब पीछे का हिस्सा टूट जाता तो आर्क बन जाता। आर्क जब ऊपर से टूट जाता तो स्टेक बन जाता, और जब स्टेक भी टूट जाता तो आपका स्टंप बन जाता। तो इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स बने। इनकी परिभाषा सभी हम लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और जानते हैं। ये जो आपको पीले रंग से जो लैंडफॉर्म दिखाई दे रहे, दैट आर नोन एज डिपोजिशन। ये हटाने के लिए आए हो क्या? हाँ, हटा दो। नहीं, रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? रीस्टार्ट में बचे भी तो 25-30 मिनट। कर दो रीस्टार्ट, क्योंकि रीस्टार्ट से ही हटेगा। चलो, अभी यहां पर जो डिप्रेशन आ रहा है, कहां पर? आप ये देखिए, जो भी मिट्टी पीले रंग से जमा है दैट इज अ डिपोजिशनल, और जो हरे रंग से दैट इज इरोजनल पार्ट। मतलब ऐसा समझ लो कि जो हरे रंग से वो ओरिजिनल जमीन है, चट्टान है, और जो पीले रंग की वो सब जमा हुई है, जैसे सैंडबार पीले रंग का वो जमा हुआ, बराबर। अब जानते, अब देखो क्या होता है, यहां पर एक बढ़िया चीज का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं टोम्बोलो। टोम्बोलो क्या होते हैं? अगर फोटोग्राफ हो तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, फोटोग्राफ नहीं है। टोम्बोलो एक प्रकार का ऐसा लैंडफॉर्म होता है बेटा कि जब कोई आइलैंड पास होता है, ऐसा देखो कि ये एक आइलैंड था समंदर के पास, भगवान कसम यार, ये देखो, जैसे एक आइलैंड होता है, ये है ना, ये, और ये मेन जमीन है, ये जमीन है आपकी, लैंड। अब लैंड से आइलैंड थोड़ा दूर है, बट बीच में क्या मिट्टी जमा हो जाती है समंदर की वजह से। तो ये मिट्टी जो जमा करके इस मेन लैंड को आइलैंड से जब जोड़ देती है, एक डमरू जैसा आकार बना देती, उसे हम बोलते हैं टोम्बोलो। टोम्बोलो इसे बोलते हैं। थोड़ा मैं यहां टाइप करने जाऊंगा ना, 1 घंटा लग जाएगा। बोर्ड की जरूरत लग गई। टोम बोलो, बता दे भाई। ये देखो, ये दिख गए क्लियर? ज्यादा हमारे पास अभी वो नहीं है बैंडविड्थ कि हम कुछ खोल के देख ले। ये आइलैंड था, मेन लैंड को आइलैंड से पीली मिट्टी से कनेक्ट कर दिया। ये पीली मिट्टी और ये मेन लैंड, ये डमरू जैसा आकार हो गया, इसे इसको बोलते हैं टोम्बोलो। बस भाई, यहां अभी वो चलेगा नहीं थोड़ा सा, तो टोम्बोलो हो गया। अब ये नहीं हटेगा क्या? हट जा यार मेरे भाई, यार तेरे हाथ जोड़ू यार, तू भी यहीं रहेगा क्या? क्या कर लूं, इसको रिस्टार्ट कर लूं? भाग तो नहीं जाओगे? 2 मिनट लगेगी बस, मैं बोर्ड को रिस्टार्ट कर लूं, तब तक अपन बात करेंगे। अगर इस बोर्ड को स्टार्ट करने में क्लास चली गई, जो वो मैंने सेव किए पीछे के नोट्स, तो फिर तुमको बस मैं उसके लिए सॉरी बोल पाऊंगा। सर समंदर बहुत गहरा होता है, समंदर जो गहरा होता है ना, वो बहुत दूर का होता है। जो किनारे के पास के होते हैं ना, जैसे
किनारे के पास की जमीन को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बहुत दूर तक ये मात्र हल्की सी गहरी होती है। जो आपका डीप ओशन है ना, वो बहुत दूर जाकर के होता है। अब पता क्या दिक्कत हुई है? अब एक बड़ी दिक्कत हुई है। ये तो चलो हो जाएगा। ओ भाई, नोट्स गए तुम्हारे? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं पहले, तो कोई दिक्कत, किसी को कुछ बोल दो उससे अच्छा। तुम लोग बताओ क्या करें अब? नो, वो पीवीटी कहाँ गई? यहां से अगर इंपोर्ट करूं तो भी नोट्स तो दे दे भाई यार। नोट्स एक दिन के लिए मान ले। देखो ऐसा है, सर कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। मेरे को पहले बताने लायक तो होने दो यहाँ। ये आवाज कर रहा है यार। दड़ 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 आवाज आ रही है उसके अंदर से। लाइव क्लास में शहीद होऊंगा मैं। तुम लोग याद रखना, मैं जियोमॉर्फोलॉजी तो पूरी करा ही दी मैंने, जिस हिसाब से वो दड़ 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 कर रहा है ना। तुम लोग को अगर मैं इधर रहूं और पीछे से कुछ धुआं हुआ आता दिखे तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं इधर रहूं तब तक पीछे से कुछ। अब खोल भी चला दीजिए। एक शायरी प्लीज। हमेशा देर कर देता हूं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद करना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। हकीकत कुछ और थी, उसे ये बताना हो, मौत से पहले किसी को किसी गम से बचाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। चालू हो गया भाई, यहां देर नहीं की अपन ने। ले भाई, कहां थे हम? वो सब तो कट गए जो हमने लिखा था। ये बात कर रहे थे हम लोग। डू यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट द टोम्बोलो। टोम्बोलो क्या होता है? यहां लिख के बताऊं, तुम लोग कहां लिख के बता दो पूरा बोर्ड अपना आप। ये चहु और बताओ। 2 मिनट का वो था। अब देखो 1:03 हुआ 20 मिनट। तो क्या होता, ये जमीन है, ये आइलैंड है। तो जमीन को आइलैंड से जब मिट्टी जमा करती है उसे हम बोलते हैं टोम्बोलो। बराबर बराबर सर। कभी कभी क्या होता है कि नदी यहां से आती है और वो मिट्टी नदी के मुहाने पर ऐसे जमा होती है कि जो जमीन को प्रोटेक्ट करे, उसे हम बोलते हैं बैरियर आइलैंड। बैरियर आइलैंड, जमीन के आगे समंदर की तरफ से दीवार जैसा आइलैंड बन जाता है, उसे बैरियर आइलैंड बोलते हैं। जब ये इस तरह के ये शेप लेता ना, ऐसा 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 शेप कट की तरह, इसे बोलते हैं हुक। ये सब नाम है,
दिक्कत की बात नहीं, हुक इज ए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, बस ये सब जमे लैंडफॉर्म है। हुक हो गया, फिर ये लंबा सा स्पीड जो आपका होगा ये डिपोजिशन है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि यहां पर जितने भी पीली चीज है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तुम बोलो ग्रेट सर, बैरियर आइलैंड क्या हुआ, जमीन के आगे जो जमा हुए, ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, उसे बैरियर आइलैंड बोलते हैं। स्पीड क्या होता है, किसी भी बे और गल्फ के मुहाने के पास ऐसे कॉर्नर शेप में जो चीजें जमा हो जाती है उसके मुंह को तो हुक बोल देते और उस पूरे को स्पीड बोलते हैं। ओके, उस पूरे को स्पीड बोलते हैं। अगला जाएगा आपका बे माउथ। बे माउथ क्या, किसी भी बे का माउथ, कभी कभी चीजें इसके मुहाने पर भी जमा होती है, उसे बे माउथ बोलते हैं। एक एक करके सभी को देख लेंगे परिभाषा में। आइए देखते हैं। सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ सी वेव, समंदर की वजह से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म। सर लगून्स और एस्चुरी में अंतर बता दीजिए। लगून्स और एस्चुरी में यह अंतर है कि लगून जो होता है, लगून को समझाता हूं मैं। देखिए हमारे देश के अंदर एक लगून है, बड़ा फेमस है, भीतरकनिका लगून, चिलिका लगून। ये इंडियन कोस्ट है। अब इंडियन कोस्ट में ये ऐसे कोस्ट बनी, ठीक, तो तीन तरफ से जमीन है और एक तरफ से समंदर। ये तो जब समंदर का पानी जमीन के अंदर घुसता है, समंदर का पानी जब जमीन के अंदर घुसता है, ये तो ये जो तीन साइड से जमीन से कवर्ड हो और एक तरफ का पानी घुसा, इसे लगून बोलते हैं। लगून का जो माउथ होता है, उस माउथ पर क्या होते हैं, बैरियर आइलैंड, अभी तो पढ़े हमने। बैरियर आइलैंड इसके मुहाने पर हो गए और यहीं पर ऐसे लंबा होकर के ऐसा आइलैंड बन गया तो उसे हम बोल देंगे स्पीट। और यहां पर ये जो उसका माउथ होगा इसे हम बोल देंगे हुक। ठीक, अब ऐसे हमारे देश के अंदर एक लगून है, उसका नाम है भीतरकनिका। भीतरकनिका के बारे में किसी ने सुना है? चिलिका के बारे में सुना है? भीतरकनिका इज अ वेरी डेंजरस लगून ऑफ इंडिया। कभी मन करे इसके बारे में पढ़िएगा। यहां पर पाए जाते सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी के मगरमच्छ, जिनको दैत्य बोलते हैं, जिनका शाम पड़े नाम नहीं लेते, दोपहर की क्लास में चल जाता है, शाम को देखो तो रिकॉर्डेड देखो तो आगे निकाल लेना। ऐसे सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहां पर पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं भीतरकनिका के अंदर पाए जाने वाले सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दिखाता हूं आपको, भीतरकनिका लिख देंगे। भीतर कनिका, ये खोला आपने, इमेज पे गए आप, ये दिख गया आपको, ये पड़े ही रहते हैं यहां पे। ये देखो, ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये दलदल में रहते हैं, मतलब कि खारे पानी में भी चले जाते हैं और ऐसे भी पड़े रहते हैं। उड़ीसा के अंदर है भीतरकनिका। ओके, आगे समझ में, ये पूरे सोल्टीज है, ये इधर समंदर लग जाता है और ये उसके अंदर जो लगून बना हुआ है, समंदर का पानी जहां अंदर जमीन में घुस रहा हो, लगून का नाम है भीतरकनिका। ये ऐसे बोटिंग होती है, उसके अंदर लोग जाते हैं, उनको सब दिखता है। ये देखो, अब आपको पूरा लगून समझ में आ गया होगा। देखो यहां बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, ये समंदर का पानी जमीन के अंदर जो घुसा है ये लगून है। ठीक, चलो ओके, अब यहां पर इसको देख लेते हैं। चलिए, इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ सी वेव। इरोजनल लैंडफॉर्म में सी क्लिफ, वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जो वेव बार बार किसी सतह को काटती जाती उसे वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। एक भाई जितेंद्र, आप भाई धीरेन्द्र, सुना दो आप आपकी पोयम, सुना दो। आधे घंटे इसमें पढ़ा रहा हूं, बहुत परेशान हो रहे, 3-4 से कहलवा भी दिया कि भाई उनके बोलना सर को, ले सुनाओ अपनी पोयम। रुक जाओ भाई, सभी पेन रख दो, जितेंद्र की पोयम सुनो, सुनाओ क्या पोयम है आपकी। रोहित अहिरवार, अबे जब शुरू में आया था तब नेहा से बात कर रहा था, अब नंदनी क्या आप उड़ीसा से हो? एक ही दिन में चेहरा वहरा है कि गिरगिट हो? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम है। सुनाइए इरशाद। शर्म करो यार तुम।
हाँ यार, अभी आप ही के सामने की बात है आज ही क्लास की। मैं क्लास में आया आते से ही, नेहा तुमने आज नया नया ज्वाइन किया। नेहा ने कोई भाव नहीं दिया। क्लास के एंड होते होते, नंदनी तो मुड़ीसा हो क्या सर, भीतर कनिका के बारे में बता रहे। गुरुजी मैंने भेजी है आपको। कहां भेजी है आपको आपने मुझे? भाई धीरेन्द्र, ये कौन है? सर आई एम योर स्टूडेंट ऑफ एनडीए फाउंडेशन 1.0। आपका लास्ट लेक्चर है, आपकी याद, आपसे हम बात करते हैं। कोई नहीं है भाई वहां। आप है ना, देखो भाई धीरेन्द्र, भाई जितेंद्र, आप मेरी बात सुनो। थोड़ा सा अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना तो थोड़ा शांत रहा करो, पहले उसको कंप्लीट कराने दो भाई गधे। आपने रिप्लाई भी दिया पर आपने पढ़े नहीं। आप मुझे फिर से भेज दो, आप मुझे उस मैसेज को पिन कर दो, मैं आज पढ़ूंगा इसे, आज पढ़ के खत्म करते हैं। तुम भेजो वेव क्लट, तुम भेजो मुझे वहां से, फिर मैसेज में पढ़ दूंगा आपकी वो सी क्लिप। और याद रखना आज की क्लास के बाद तुम कभी मुझे दिख मत जाना। आप भी फटाफट भेजो, मैं तुम्हें एक तो मैं क्लास का अपशिष्ट पदार्थ खत्म करूंगा आज। सी क्लिप मतलब कि ऊंचा हिस्सा। वेव कट प्लेटफॉर्म बड़ा सिंपल आपको दिखाई दे रहा, जहां वेव आए और कटती जाए। ये देखो, ये वेव आ रही है, कट रही है, वेव आ रही है, कट रही है, वेव आ रही, कट रही थी, लाइन बनती हुई दिखाई दे रही। दिस आर दी वेव कट प्लेटफॉर्म। आया समझ में? फटाफट फटाफट आगे आ जाएगा आपका सी वेव। सर सी वेव समझाओगे क्या आप हमें? सी वेव तो हम पहले से जानते हैं समंदर की वजह से। सी आर्क बताओगे क्या, जो दरवाजा होता है? नहीं। सी स्टेक हम ये भी जानते हैं जब दरवाजा टूट जाता है। तो ये सारे इरोजनल फीचर्स डन सर। डिपोजिशनल फीचर, बीचेस मैंने आपको बताया जो रेत जमा होती। स्पीट, जो हुक मैंने आपको बताया था, स्पीट मतलब कि एक लंबा नेरो रिज जो आगे से मुड़ा हुआ। बार, सैंड बार, अभी हमने उसके बारे में पूरी बात करी। टोम्बोलो जो एक सैंड बार होता है जो मेन लैंड से एक आइलैंड को जोड़े। और लगून मतलब कि जहां समंदर का पानी जमीन के अंदर घुस जाए। ये सारे लैंडफॉर्म्स हमने पढ़े, सभी को मैंने यहां परिभाषा भी लिख दिया। दिस इज द माइंड मैप। आप प्लीज ऐसा मत समझिएगा कभी भी कि राहुल सर आप इनको एक्सप्लेन नहीं करते। मैं सभी चीज को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा, और फिर उनको आपके दिमाग में बैठाने के लिए नोट्स भी देता हूं। लक्ष्मी बंसल, आप बहुत सजता पूर्वक समझाते हैं, मुझे भी सीखना है। देखो बेटा लक्ष्मी, इस बात का ना एक बात ध्यान रखना कि इसमें बहुत नुकसान होता है। सहजता ना हर जगह अच्छी नहीं होती। अब आज ही का एग्जाम्पल देख लो, हमारी क्लास पूरी खराब हुई ऑलमोस्ट। हम जहां टिक कर रहे थे पेन काम नहीं कर रहा था। सहजता की वजह से मैंने क्या किया कि किसी को कुछ नहीं बोला, अब ठीक है यार गलती हो जाती, बट उसका नुकसान मुझे ही हुआ ना, मेरी क्लास बिगड़ी हो, आप लोग को बुरा लगेगा हो। मतलब कोई भी है स्टूडेंट जो भी टीचर के लिए उनके परफॉर्मेंस के लिए करते हैं वो तो मैं फेस करूंगा ना। थोड़ी ना पता इनको, ना टेक्निकल टीम को फर्क पड़ता ना उससे। सहजता ना नुकसान लेकर के आती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सहज रहना गलत बात है, बस ये है कि इसमें ऐसा रहता है कि फिर मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता अगर कोई बुरा बोले तो। अब मैं तो मेरा एफर्ट्स लगा रहा हूं, अब मशीन क्या करे दैट आई डोंट नो। ओके, ऐसा रहता है इनमें चीजें बेटा। तो सभी तरह की चीजें होती है, उसमें नुकसान भी होते हैं और शांति भी रहती है। तो सी क्लिफ और सारे इरोजनल, सारे डिपोजिशनल। आगे बढ़ते। अब बिल्कुल सर जी, अगला पॉइंट आ जाएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इनमें से कौन सा कोस्टल का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है? टोम्बोलो, सैंडबार, स्टेक और स्पीट। कौन सा जमाव से नहीं बना? मत करो यार, पर पोल भी नहीं हो सकता। अरे वो दिक्कत हो गई ना, अभी तो हमने देखा पोल नहीं हो सकता। तो अभी हम क्या जानेंगे, इसका आंसर होगा सीधा स्टेक। स्टेक ऐसा लैंडफॉर्म था सर, वो पिलर जो वेव के कटाव की वजह से बना, ये ना जमाव की वजह से नहीं बना, तो स्टेक आंसर हो गया। बराबर सर जी। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सबो लेक इज ए फीचर ऑफ। ऑक्सबो लेक कब बनते हैं? तो रिवर इरोजन इन यूथफुल स्टेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्शन रिवर, रिवर इरोजन इन मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में जब वो काटती जाती है तो एक अलग से जो बन जाता है ना, वो दैट इज दी ऑक्सबो लेक। जब वो काट के आगे बढ़ती है और एक कटाव की वजह से सीधी जुड़ जाती है और एक आइसोलेटेड लेक बनता है, दैट इज ऑक्सबो लेक। अगला, विच इज नॉट अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। रिवर टेरेस, एलुवियल फेन्स और नेचुरल लेविस एंड डेल्टा। कौन सा इनमें से डिपोजिशनल नहीं है? एलुवियल कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। नेचुरल लेविस रिवर जहां मुड़ती है उसके दोनों किनारे पर। डेल्टा समंदर का अंत। बट जो रिवर टेरेस होते ये क्या था? घाट थे।
कटाव की वजह से बने थे, तो दैट आर द रिवर टेरेस। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म को खत्म करते हैं आज, यहां पर चीज एक एंड हो जाएगी। तो विंड से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। विंड इरोजन इज अ डिटेचमेंट। विंड इरोजन का मतलब होता है चीजों को डिटेच करना। डिटेच मतलब अटैच्ड चीजों को डिटेच करना। डिटेचमेंट डिटेच की हुई चीजों को अपने साथ उड़ा करके ले जाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन। और जहां हवा की गति थक जाए, हवा की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, तो उस ट्रांसपोर्टेड की गई चीजों को नीचे रख देना, दैट इज डिपोजिशन। तो डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीडिपोजिशन। जयेश कुमार, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब आराम से आप ध्यान दो, है ना, मुझे नहीं बुरा लगा, इट्स फाइन, आ जाओ। तो इरोजनल लैंडफॉर्म इज डिटेचमेंट, तोड़ना, ट्रांसपोर्टेशन, बहाना, और डिपोजिशन, जमा कर देना, ऑफ सोइल पार्टिकल्स बाय द विंड, मिट्टी के पार्टिकल्स का। इट इज ऑल्सो नोन एज एओलिन इरोजन। मैंने क्या बोला था, जो इरोजन रनिंग वाटर करता था उसे हमने क्या नाम दिया था, फ्लूवियल। और जो ग्राउंड वाटर करता है उसे हम क्या नाम देंगे, ग्राउंड वाटर इरोजन। ग्लेशियल इरोजन जो ग्लेशियर करता है, फिर मराइन इरोजन जो समंदर की लहरें करती, और यहां पर जो इरोजन होता है उसे एओलिन बोलते हैं। एयर से इरोजन एओलिन, पहले बता चुका हूं। द रिजल्ट ऑफ एओलिन इरोजन इज सोइल फर्टिलिटी लॉस हो जाना। क्या होता है, जब हवा तेज चलती है ना, तो हवा के तेज चलने की वजह से मिट्टी जो होती है, मिट्टी का मतलब क्या होता है, मिट्टी का मतलब क्रस्ट नहीं होता, मिट्टी का मतलब होता है क्रस्ट का टूटा हुआ फॉर्म जिसपे हम खेती करें। तो तेज हवा चलती है ना, तो टूटे हुए फॉर्म को मिट्टी उड़ा ले जाती है, तो इससे सोइल की फर्टिलिटी खराब होती, सोइल की फर्टिलिटी खराब होती। सर विंड रॉक को उड़ा सकती है क्या, नहीं, पर विंड रॉक को घस घस के कमजोर कर सकती। देखो ना कैसा कर दिया उसको, मशरूम काट दिया, हवा ने काटा, कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, हवा ने उसको, वेदरिंग ने उसको कमजोर किया, हवा उसे काट के ले गई। आयुष शर्मा बेटा, इन चीजों के हिंदी में नाम मुझे भी नहीं पता, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है। ज्योग्राफी इज नॉट लाइक योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी इज नॉट लाइक अ पॉलिटी और नॉट इवन लाइक एन इकोनॉमिक्स। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आपके फिजिक्स पर, आपकी केमिस्ट्री पर, आपके बायोलॉजी पर चलता है। तो इनके हिंदी नाम जितने मुझे आते रहते तो वो तो मैं बता देता हूं बेटा, ठीक। अब विंड के इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म जानते हैं। विंड से सबसे ज्यादा जो लैंडफॉर्म हमें दिखाई देता है उसका नाम है डेजर्ट्स। डेजर्ट से इसका एक्सपांशन बहुत होता है, आप लोगों ने देखे होंगे डेजर्ट्स, मतलब अगर नहीं तो राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, और उसके बाद है तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इस इलाके के अंदर आप जाइएगा, आपको जो सूखी मिट्टी दिखना शुरू हो जाती है, रेतीली, वो आपका सैंडी सोइल इज नोन एज डेजर्ट, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपांशन होता है विंड की वजह से। विंड जब आती है तो उसे आगे की तरफ धकाते हुए लाती है उस रेत को, ठीक है। आगे बढ़ते, अब इसकी वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स। पहले तो हम जानेंगे सैंड ड्यून्स को। ये जो सैंड ड्यून्स है इनको अलग अलग टाइप्स में जानेंगे। पहला आ जाएगा बरछांस। बरछांस क्या होता है, जो विंड के डायरेक्शन में बने, जिधर विंड जा रही है उस डायरेक्शन में जो जिसका मुंह खुला हो उसे हम बोलेंगे बरछांस। ये क्रिसेंट से बनता चांद के आकार का, बट जिस दिशा में हवा जा रही उस दिशा में बने हुए सैंड ड्यून्स का मतलब होता बरछांस। ज़ेरोफाइटिक इरोजन का मतलब होता सूखे इलाके का इरोजन। ज़ेरोफाइटिक मतलब सूखा, हेलोफाइटिक मतलब खारा, समंदर का। तो बरछांस मतलब जहां पर हवा के डायरेक्शन में सैंड ड्यून्स का मुहाना हो। यहां देख लो, ये सैंड ड्यून्स का मुहाना और ये हवा का डायरेक्शन, इसे बरछांस बोला। जब बरछांस कट के छोटे हो जाए उसे सेफ बोलते। ये आधे होते, ये पूरे नहीं होते, दे आर नॉट फुल, दे आर हाफ, आधे होते, तो दे आर सेफ। फिर आ जाएगा पेराबोला। पेराबोला और बरछान में वेरी सिंपल डिफरेंस कि ये विंड के अपोजिट डायरेक्शन में थे, विंड के डायरेक्शन में बना। जैसे विंड जिधर जा रही है उधर ही उसका मुंह हो गया, ये विंड जा रही उसका मुंह उधर। सो दिस इज योर पेराबोला, ठीक। फिर आ जाता लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होता है गुरुजी, कि जैसे ये सैंड ड्यून्स है और इनके परपेंडिकुलर जब हवा चलती है तो ट्रांसवर्स बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं कि ये सैंड ड्यून्स है और इनके पैरेलल हवा चलती है, ये सैंड ड्यून्स और उसके पैरेलल जो हवा, दैट आर दी लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल सा, फिर से जानेंगे। सबसे पहला बरछांस, हवा की साइड में जिसका मुंह खुले चांद के आकार में, उसे बरछांस कहते हैं समंदर में। और ये ग्लेशियर्स के जो ये हिस्से होते हैं ना, ये वाले हिस्से, इनको बोलते हैं ये इनको सैंड ड्यून्स के ऐसे हिस्से को बोलते हैं हॉर्न। क्या बोलते हैं, हॉर्न, नुकीला हिस्सा। तो हॉर्न, हॉर्न वो अलग था, हॉर्न ये अलग है, हॉर्न ऑफ सैंड ड्यून्स आएगा यहां पर। तो हॉर्न बने ये नुकीले हिस्से, बराबर सर जी। हवा जिधर जा रही थी उस दिशा में खुला बरछांस, छोटा बना सेफ। हवा के अपोजिट दिशा में मुंह खुला पेराबोलिक। क्या बोला, पेराबोलिक। फिर उसके बाद हवा के परपेंडिकुलर जो रहा ट्रांसवर्स, हवा के पैरेलल जो रहा लॉन्गिट्यूडनल। These are the types of sand dunes and these all are the depositional landform.
दिस ऑल आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। आई बात समझ में? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ विंड समझ में आए? हॉर्न का मतलब सींग, नुकीला, ये बर्शांस और पैराबोलिक में अंतर बता दो सर। एक हवा की गति, हवा के साइड में है, और एक हवा के अपोजिट साइड मुंह है। ये हवा है, ये एरो हवा के साथ और हवा के अपोजिट। अगला जाएगा कुछ और लैंडफॉर्म्स है जिसका नाम है ज्यूजेंग और यारदांग। ज्यूजेन, यारदांग। यारदांग से समझो, ये चट्टान थी, ये चट्टान थी। तो जब चट्टान पे हवा चलने लगी तो इस चट्टान में जो वीक लेयर थी वो तो इरोड हो गई, वीक लेयर गई है ना, दूसरी वीक लेयर। तो जब सारी वीक लेयर गई तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसे कट गई। आप देखो ना कि ये वीक लेयर उड़ गई, ये वीक लेयर उड़ गई, ये वीक लेयर उड़ गई। अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेयर बची। तो जब स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ रॉक्स बचती है, स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ रॉक, और वीक पार्ट को काट दिया, उसे यारदांग बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पार्ट्स आर लेफ्ट एंड वीक पार्ट्स कटेड डाउन। ये दीस आर दी यारदांग्स। ज्यूजेन क्या होता है? ज्यूजेन ऐसे बनता है कि स्ट्रॉन्ग रॉक ऊपर की तरफ बनी रहती है और जो सॉफ्ट रॉक रहती है वो कट जाती। ये हार्ड रॉक बनी हुई है और सॉफ्ट रॉक कट रही है। देखो, हार्ड रॉक पूरी बनी हुई है और सॉफ्ट रॉक कट रही है। हार्ड रॉक तो बनी हुई है ऊपर की तरफ और सॉफ्ट रॉक नीचे की तरफ कट रही। दैट इज दी ज्यूजेन। और यारदांग कैसा बना? ये ऐसा, हार्ड रॉक्स बची हुई है और सॉफ्ट रॉक कट गई है। दोनों के लैंडफॉर्म में अपने हाथ से बना दूं दोनों का वो। दिस इज ज्यूजेन, मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़। हार्ड रॉक, ये सॉफ्टर रॉक थी यहां जो कट चुकी पूरी, ये वाला। तो ये सॉफ्ट प्रोटेक्टिंग रॉक जिसको दबा के बचा के रखा गया। सर जी थोड़ा ज्यूजेन का बना दीजिए। ठीक है, ज्यूजेन का कहां बना दूं? ये तो इसका हुआ ज्यूजेन का, इसका। अब एक यारदांग का। अब यहां पर देखो, ये हार्ड रॉक्स है और सॉफ्ट रॉक कट गई, सॉफ्ट रॉक कट गई। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं डेजर्ट पाउमेंट। ऐसा होता ना, कोई खरदरे कमरे को हम फूक मार के साफ कर देते। कभी जंगलों में गए हो, बैठे हो, तो इलाके को आपने फूक मार के साफ कर दिया, वो खरदरी मिट्टी बची रहती, उसे डेजर्ट पाउमेंट बोलते। सब लिखे हुए हैं आगे, डेजर्ट पेवमेंट, सब मिल जाएंगे आपको। ज्यूजेन, यारदांग, डेजर्ट पेवमेंट, ये एक ही चैप्टर है जो थोड़ा उसमें नाटक करता है। देखो, यारदांग्स अ लॉन्ग नेरो रिच फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन ऑफ सॉफ्ट रॉक एरिया, बराबर। ज्यूजेन अ हार्ड रॉक लेयर प्रोटेक्टिंग द सॉफ्टर वन, द हार्ड रॉक प्रोटेक्टिंग द सॉफ्टर वन। ये देखो ना, ऊपर की हार्ड रॉक नीचे प्रोटेक्ट करती, दैट इज द ज्यूजेंग्स। डिफ्लेशन होलो क्या होते हैं? किसी चट्टान को आपने देखा होगा, छोटे छोटे होल बन जाते, एक माउंटेन रहती, माउंटेन के ऊपर छोटे छोटे होल रहते, तो दैट आर द डिप्रेशन होलो। मशरूम रॉक क्या होती है? ये इस प्रकार से बनी हुई रॉक, जिसको ज्यूजेन भी बोल देंगे, ये मशरूम रॉक होती, जो मैंने सबसे पहले अभी आपको बताई थी। इंसलबग क्या होता है? डेजर्ट के अंदर ऐसा सेपरेट पिलर, इसे इंसलबग बोलते। जो हमने स्टेक समंदर में देखा था,
स्टेक देखा था ऐसा, वैसा का वैसे ही जब डेजर्ट में बनेगा उसे हम बोलेंगे इंसलबर्ग। फिर आ जाएगा ड्यून्स। ड्यून्स सेंड से बने हुए ड्यून्स अभी मैंने आपको बताया, तो द अमाउंट ऑफ सेंड डिपोजिटेड बाय द विंड इन डेजर्ट आर द सैंड ड्यून्स, बराबर सर। लोएसिस क्या होते हैं और सैंड शीट क्या होती है? सैंड शीट का मतलब होता है रेत की एक परत जम जाना, बस जब हवा आई, हवा ला करके जमा करके, जो रोड जो घर सड़क के पास होते उनके अंदर जो लेयर जम जाती है ना धूल की, वो सैंड शीट की तरह एक के ऊपर एक लेयर जम गई। अब इसकी बात करते थे लोएसिस क्या होता है। पहले मुझे इतना बताइए, इतना आया समझ में? ये आखिरी है, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, खत्म खत्म, चैप्टर खत्म करने वाला हूं मैं। यारदांग बताया मैंने आपको, यारदांग ये बताया, ज्यूजेन ये बताया। डिफ्लेशन होलो मतलब चट्टान में होल। मशरूम रॉक अभी मैंने आपको बताई, जो ऊपर से मशरूम की तरह नीचे कट गई। फिर इंसलबर्ग जो डेजर्ट के अंदर बनेगा। ठीक, इतना हुआ, आगे बढ़ते। दिस इज द लोएसिस, ये वाला पॉइंट आपका, चलो कर लेते हैं इसको भी। ये एक माउंटेन है ना, तो माउंटेन के पास ये इंसलबर्ग समझ में आ गया। अब माउंटेन के जस्ट नीचे जो प्लेट्यू बनेगा, पिडमेंट प्लेट्यू हमने पढ़ा था डेजर्ट के अंदर, याद करो। तो माउंटेन के जस्ट नीचे जो प्लेट्यू बना, दैट इज पिडमेंट प्लेट्यू। जब हवा यहां से मिट्टी को उड़ा करके ले जाकर के इधर जमा करती है, एलुवियल सोइल को, हवा क्या करती है, यहां से मिट्टी को उड़ाती है। हमने यही पढ़ा, हवा का मतलब डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीडिपोजिशन। तो डिटेच करके, ट्रांसपोर्ट करके जब यहां रीडिपोजिट करते, इसे बोलते बजाड़ा। इसे क्या बोलते हैं? बजाड़ा। एक लोकल टर्म है बजाड़ा, मतलब कि रेत जो जमा हुई है हवा की वजह से, है ना। वो लापिस आर दी माउंटेन, लापिस आर दी स्टोन्स जो कि चट्टानों के अंदर से निकलते, उसके ज्वालामुखी के फटने पर निकलते बंदूक की गोली की तरह, लापिस लाजुली। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दिस इज द लोएसिस, जो अभी वहां पर आया था टर्म लोएसिस। क्या होता सर? ये होता लोएसिस। लोएसिस आर, दिख रहा है, ई फर्मल लेक्स। ई फर्मल का मतलब क्या होता गुरुजी? टेम्पररी। दीस आर दी एल्काली फ्लेट। क्या क्या है ये बताओ, कुछ हमको कुछ नहीं समझ में आया। देखो, जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में भी कुछ तो नदियां होती है कहीं कहीं। तो जो नदियां होती है ना, वो नदियां किसी तालाब वाला आपके पास जाती और तालाब भर देती। आप सांभर लेक समझ लो, राजस्थान के अंदर। तो पानी भरा तालाब में, अब कुछ समय के बाद क्या, पानी तो उड़ जाता है, बट वो मिट्टी बच जाती। तो ईफर्मल लेक मतलब टेम्पररी लेक, एक ऐसा तालाब जो गर्मी के आते पानी उड़ा देगा और पूरा वहां सूख जाएगा। तो सूखे तालाब को ईफर्मल लेक बोलेंगे, उसे लोएसिस बोलेंगे। फिर क्या होता है कि इसके नीचे पानी तो उड़ गया, पर नमक नमक बच गया। पानी के अंदर सोल्ट होता है, तो पानी तो उड़ गया, जो रेत जमा हुई थी, अब वो रेत और नमक वहां पर बच गया, तो उसे एल्काली फ्लेट बोलते, खारा, एल्काली फ्लेट। तो दिस आर दी लोएसिस। लोएसिस, हाँ, अब बंद करेंगे, अब दूसरी क्लास है। 10 मिनट हो गई क्या? हो गई रिशेड्यूल, चलो ठीक है, मैं बस जय हिंद कर रहा हूं। क्या समझे आप? देखो, लोएसिस क्या बताया गया? लोएसिस मतलब कि किसी तालाब के नीचे की मिट्टी, उसे लोएसिस कहा गया। ईफर्मल लेक क्या होता है? जो एक समय के बाद पानी इवापोरेट हो जाएगा, तो टेम्परेरी हुआ ना। परमानेंट होता तो उसे प्लाया बोलते। प्लाया दिखाऊं क्या? प्लाया क्या होता? प्लाया, दिस इज द प्लाया। प्लाया इज जस्ट लाइक अ, क्या बोलूं मैं आपको, प्लाया इज जस्ट लाइक नेशनल डिफेंस एकेडमी। ऐसा समझ लो कि हर तरफ डेजर्ट है, उस डेजर्ट के अंदर गर्म कर देने वाली रेत है जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। उसके अंदर कई सारे बिच्छू है, रेटल स्नेक है जिसको हम जीएस के सब्जेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। उसके अंदर गर्म रेत एसएसबी है, और जब वो सब पार कर देता है एक इंसान, तो इस पानी के सोर्स के पास पहुंचता है जिसे ग्रीन आइलैंड बोलते हैं इन अ डेजर्ट। एक ऐसा हिस्सा है जो हर तरफ तपती चीजों के अंदर एक बचा हुआ, एक सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, उसे प्लाया कहा जाता है। तो प्लायास आर द आइसोलेटेड लेक्स इन अ डेजर्ट। प्लायास और ओएसिस बिल्कुल दोनों ही होते हैं। मैंने यहां पर प्लायास आपको बता दिया, ओएसिस भी। ओएसिस और प्लाया में क्या अंतर है? बहुत छोटा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसको लिखो आप, प्लायास।
ठीक है। एंड व्हेन प्लायास हैज कनेक्शन विद ग्राउंड, व्हेन होती है जो समय के साथ उड़ जाते हैं। प्लायास क्या होते हैं? ई फर्मल होते हैं। मिट्टी जो जमा होती है लोएसिस प्लायास, ये वो होता है कि पानी तो उड़ गया, नमक नमक बचा बस।